सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। इसी बीच अचानक से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। सभी लोग अपने मुंह पर कपड़ा रखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अरे कौन फ्रेश होकर नहीं आया? हे भगवान, एक तो भगवान की कथा चल रही, ऊपर से ना जाने कौन सा नालायक यहाँ पर है जो ऐसे शंख बजा रहा है जो किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा और अपना काम करे जा रहा है। हाँ बहन, मेरा तो दम घुट रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी शंख बजाते बजाते कुछ और ही बजा रहे हैं। ये तो नहीं पता कि कौन बजा रहा है, लेकिन जो भी बजा रहा है वो बड़ा गंदा बजा रहा है। लग रहा है कि कई दिनों से फ्रेश नहीं हुआ है वो। दरअसल सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। इसी बीच दामिनी और उसकी सास कविता भी पूजा में अपनी भक्ति का रंग जमा रही होती है। दोनों की एक बुरी आदत थी पाद मारने की, और दोनों बिना आवाज किए गैस छोड़ती थी, जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर ऐसा नाइट्रोजन बम छोड़ने वाला इंसान कौन है। दोनों सास बहू बीस पूजा में खूब गंदी गंदी गैस छोड़ती है और खुद को इतना ज्यादा शरीफ और मासूम बताते हुए एक औरत से कहती है, हाय राम जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। आखिर किसका पेट खराब है? क्यों पूजा में इस तरह से गंदी बदबू फैलाकर पूजा को भंग करना चाह रहे हो? वही तो बेटा, आखिर कौन है ऐसा नालायक इंसान जो इतना गंदा काम कर रहा है? इस बुढ़ापे में ऐसा लग रहा है मेरी तो जान ही निकल जाएगी। दामिनी बहू, एक काम करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर यहाँ से चलते हैं। अब मेरे बस की नहीं है, पता नहीं कौन ऐसे बुरे काम करता है। इस तरह से दामिनी और कविता दोनों अपने घर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दामिनी और कविता के घर के सामने ही मिस्टर शर्मा जी की मौत हो जाती है। दोनों सास बहू मिलकर शोक सभा में जाती है। मिस्टर शर्मा जी की डेड बॉडी के आसपास सभी लोग बैठकर अशोक जता रहे होते हैं। तभी दामिनी और कविता बहुत गंदी गंदी गैस छोड़ने लगती है। मिस्टर शर्मा जी की पत्नी, जो कि बहुत बुरी तरह से रो रही थी, वो भी अपने मुंह पर कपड़ा रखते हुए अपने मन ही मन कहती है, हे भगवान, आखिर कौन नालायक ऐसे गंदी गंदी गैस छोड़ रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मरा हुआ पति जिंदा हो जाए। इतनी मुश्किलों के बाद तो वो मरा था, अब ना जाने कौन मेरा दुश्मन आ गया है जो मेरे इस मरे हुए पति को जिंदा करना चाहता है। ये कितनी गंदी गैस, ऐसी गैस की लाश भी जिंदा हो जाए और एक जिंदा इंसान लाश बन जाए। आसपास के सभी लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर किसी न किसी तरह से उस वक्त गुजार लेते हैं। आखिरकार थोड़ी देर बाद कविता और दामिनी दोनों साथ में बैठकर आलू के पराठे खा रही होती है। इसी बीच दामिनी बहुत ही गंदा गैस छोड़ती है और ये देखकर कविता को गुस्सा आता है और वो कहती है, हम दोनों का काम पाद मारने का है और हम दोनों की एक ही बीमारी है, लेकिन कम से कम खाने के टाइम तो पाद मत मार बहू। तू ना मुझसे भी ज्यादा गंदा पाद मारती है। बस मम्मी जी, इतना भी झूठ मत बोलो, मुझसे ज्यादा पाद तो आप मारती हो। इतना गंदा पाद मारती हो कि पूछो मत। इसके पीछे ना एक फैक्ट है, इंसान जितना पुराना होता है ना उतना ज्यादा पुराना और गंदा पाद मारता है। और हम दोनों की उम्र में ना काफी ज्यादा डिफरेंस है। आप मुझसे बड़ी हो और आप काफी पुरानी भी हो। बहू, मैं भी ना पढ़ी लिखी हूँ और मुझे भी अच्छे से पता है पाद मारने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा तो एक काम करना, कभी अकेले में ना अपने आप को कमरे में बंद करके उस कमरे में बैठना और जितना दिल करे उतना छोड़ना और फिर सोना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना गंदा पाद मारती हो। अरे जाना, अब लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम दोनों पाद मारने के पार्टनर हैं। अब हम दोनों ही इस तरह से लड़ेंगे तो साथ में पाद कौन मारेगा? ये बात आपने बिल्कुल सही की मम्मी जी। अब मैं खाना बना लेती हूँ, आपके बेटे के आने का समय हो चुका है। दामिनी का पति समर दामिनी को फोन करके कहता है कि वो अपने दोस्त अजय के साथ घर आ रहा है। दामिनी अजय के लिए बहुत अच्छा और टेस्टी डिनर बनाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच कविता और दामिनी दोनों गैस छोड़ने लगती है। बेचारा अजय खाना कम खाता है और मुंह ज्यादा बनाता है। ये देखकर समर कहता है, क्या हुआ भाई, तुझे खाना अच्छा नहीं लगा क्या? देख रहा हूँ जब से अजीबो गरीब मुंह बनाए जा रहा है। सब ठीक है ना? तेरा हाजमा तो ठीक है? अबे मेरा हाजमा तो ठीक है। मुझे लगता है कि तेरा हाजमा खराब है, जभी तो इतनी गंदी गंदी गैस छोड़ रहा है। समर समझ जाता है कि आखिर ये गंदी गंदी गैस कौन छोड़ रहा है। समर अब शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो किसी तरह से अजय को डिनर करवाकर उसको उसके घर छोड़ने का सोच रहा होता है। आखिरकार अजय आधा अधूरा खाना खाकर बाहर आ ही जाता है।
तेरे घर में इतनी गंदी स्मेल मार रही थी। इतना गंदा कौन पाद मारता है तेरे घर में? सच बता रहा हूँ, एक सेकंड भी वहाँ रुकना यानी अपने आप को उस गंदे बास से जान से मारना हुआ। एक तरह से खुदकुशी हुई। देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे ये बातें बता रहा हूँ। मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों ही पाद मारने वाली पार्टनर हैं। दोनों इतना गंदा पाद मारती है ना, वो दोनों की आवाज भी नहीं आती, और तो और इसी का फायदा उठाकर वो कभी भी छोड़ देती हैं। अच्छा, ये बात है, अक्सर ये होता है कि जो पाद मारता है ना, उसे अपने पाद की स्मेल बुरी लगती ही नहीं है। चल अब मैं चलता हूँ। समर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आकर वो अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, दामिनी, दोनों इधर आओ मेरे पास। कब सुधरोगी आप दोनों की हरकत में पाद मारना एक कंट्रोल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी शुरू हो जाओ। जब आप दोनों को पता है कि आप दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है तो वहाँ से हट जाना चाहिए ना। आप दोनों तो ऐसे खुले में कहीं भी करने लग जाती हो। अरे बेटा, ये बता कि इसे भी कोई रोक सकता है क्या? माँ ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको पता तो चलता होगा ना कि अब आपको ये करना है, तो कम से कम उस टाइम कहीं दूर चली जाया करो। दामिनी और कविता को कुछ भी समझ नहीं आता। वो दोनों अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के घर पर ही चला जाता है, और इस बीच दामिनी और कविता को बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लगती है, और वो दोनों एक दूसरे से कहती है, अरे दामिनी, इतना गंदा पाद तू मार रही है क्या? इस बार तेरे पाद की स्मेल तो अलग ही आ रही है। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है आप हो। अरे बहू, सच में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन इतना गंदा पाद कौन मान रहा है? हम दोनों के सिवा तो इस घर में कोई है नहीं। उस पाद की बदबू से दामिनी और कविता का दम घुटने लग जाता है। वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का दरवाजा भी बंद था। कुछ देर तक उसी बदबू में रहने से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद समर आता है और उन दोनों की हालत देखकर वो उनसे कहता है, और बताओ, कैसा लग रहा है? ये सब क्या है बेटा? हम दोनों के अलावा इस घर में ऐसा कौन है जो इतना गंदा पाद मार रहा है? मार्केट में ना ऑनलाइन पाद की बदबू भी बिकती है, जिससे बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वही मैंने पूरे घर में फैला दिया है। अब आपको पता चला, जब किसी दूसरे की पाद की स्मेल खुद तक आती है तो कैसा महसूस होता है। कविता और दामिनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उन दोनों को समर की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जिसके बाद वो दोनों सास बहू फिर से पाद मारने का काम जारी रखती है, और अपने जीवन में ऐसे ही अपनी गंदी पाद की बदबू से लोगों को परेशान करती हुई आगे बढ़ती है। गौरी को अपने गोरेपन पर काफी घमंड था। गौरी अक्सर काले लोगों से दूर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है, पर उस लड़के का रंग थोड़ा काला होता है। उस लड़के का रंग काला देखकर गौरी का मुंह बन जाता है, और वह सभी के सामने उस लड़के की इंसल्ट कर देती है। मिस्टर, तुम जो भी हो, यहाँ आने से पहले क्या तुमने एक बार शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी, या फिर मेरी फोटो नहीं देखी? मैं कुछ समझा नहीं। अगर कुछ समझे नहीं तो एक बार शीशे में खुद को और मुझे देख लो। कहाँ मैं गोरी और सुंदर, और कहाँ तुम काले कल्लूटे। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अमावस की रात मेरे घर खुद चल कर आ गई हो। मिस गौरी, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो आप सीधा सीधा भी बोल सकती थी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की? और अगर मैं काला हूँ तो क्या हुआ, मुझे खुद पर गर्व है। गोरी चमड़ी लेकर मैं दिल काला नहीं रखता। गौरी बेटा, ये क्या हरकत है? तुम घर आए मेहमानों के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बहन, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी को अपने गोरेपन पर इतना घमंड होगा। अगर हमें पता होता तो हम इस घर में आते ही नहीं। माना कि मेरा बेटा थोड़ा सांवला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का मजाक बनाए। बहन, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या इस रिश्ते को ठुकराएगी? मैं खुद इस रिश्ते को लात मार कर जाती हूँ। रुको माँ, जाने से पहले मुझे एक बार लड़की का असली चेहरा तो दिखा देने दो। गौरी, तुम जिस काले रंग से भाग रही हो, तुम्हारी किस्मत उसी काले रंग से लिखी गई है। तुम्हारी पूरी जिंदगी काले लोगों के साथ बीतेगी। इस तरह से लड़के वाले नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद निकिता गौरी को खूब समझाती है, पर फिर भी गौरी अपनी माँ की एक नहीं सुनती। माँ, सच में मुझे समझ नहीं आता कि आपको आखिर हो क्या गया है।
आपको दिखाई नहीं देता क्या मैं कितनी गोरी और सुंदर हूँ? फिर भी आप मेरी शादी उस काले बंदर से करवाना चाह रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर गौरी के लिए अमर नाम के बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। पर अमर का रंग भी थोड़ा काला होता है और निकिता नहीं चाहती थी कि इस बार भी उसके हाथ से ये रिश्ता निकले, इसलिए वो गौरी से सारा सच छुपा लेती है और धोखाधड़ी से अपनी बेटी की शादी अमर से करवा देती है। शादी के बाद जब गौरी अपने पति और ससुराल वालों का काला रंग देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ ने तो कहा था कि मेरे ससुराल में सभी लोग गोरे हैं, पर यहाँ तो सारे के सारे काले खलूटे हैं। मुझ जैसी गोरी चांदनी को माँ ने काले लोगों के बीच कैसे धकेल दिया। अब मैं इन काले लोगों के साथ कैसे रहूंगी? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। गौरी क्या हुआ, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। परेशान तो नजर आऊंगी ही ना, आखिर आप सब लोगों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा जो धोखा दिया है। माँ ने मुझे कहा था कि लड़का और उसका पूरा परिवार दूध की तरह गोरा चिट्टा है, पर आप सब तो कोयले से भी ज्यादा काले निकले। मैं काले लोगों के साथ नहीं रह सकती। देखो गौरी, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, पर मेरी माँ को दिल की बीमारी है। प्लीज मेरी माँ के बारे में थोड़ा सोच लो और मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अगर तुम घर आते ही इस तरह से मुझे और मेरे घर वालों को छोड़कर चली जाओगी तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, इस घर में मैं 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम लोगों का काला रंग देखकर मुझे घुटन हो रही है। मुझे डर लग रहा है अगर मैं इस काले ससुराल में रही तो शायद मैं भी काली ना हो जाऊं और मेरे होने वाले बच्चे वो भी तुम्हारी तरह कोयले के खदान निकलेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अमर गौरी के आगे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद गौरी रुकने के लिए मान जाती है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। गौरी को आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई आंटी जी मेरे मेकअप के सामान को हाथ लगाने की? बहू मैं तेरी आंटी नहीं बल्कि सास हूँ, और मैं तो बस यहाँ तेरा मेकअप का सामान देख रही थी। कल तेरी ननद का कॉलेज का लास्ट दिन है और उसने मुझे बोला था कि मैं तुझसे एक बार बात कर लूँ, ताकि कल वो जब वो कॉलेज जाए तो तू उसका मेकअप कर दे। परी नाम रखने से कोई परी नहीं बन जाता आंटी जी, और आपका तो पूरा खानदान काला कलूटा है। और इस सच को मान लीजिए, और आपकी परी को मैं कितना ही मेकअप क्यों ना लगा दूं, कोयला हीरा नहीं बन सकता। बहू तू मत भूल कि हीरा भी कोयले की खदान से ही बरामद होता है। और एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू हम घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हम सब काले हैं और मैंने तेरे और अपने बेटे की बातें सुन ली थी। इसीलिए अब मैं खुद कहती हूँ कि तुझे अगर यहाँ से जाना है तो चली जा। इस तरह से गौरी की सास वहाँ से चली जाती है, पर गौरी की माँ ने भी उसे सख्त हिदायत दे दी थी कि वो गलती से भी अपने मायके में कदम ना रखे। अब गौरी के पास ससुराल में रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस तरह से गौरी अपने ससुराल में तो रहती है, पर अपने ही ससुराल वालों को परेशान करके रख देती है। एक दिन गौरी फोन में कुछ मेडिसिन देखती है जिसे लगाने से सुंदरता और गोरापन और निखार आता है। अब क्या था, गौरी फटाफट दवाई मंगवा लेती है। उस दवाई को खाने के बाद गौरी का मुंह पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये तो पूरी तरह से खराब हो गया। अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने भी नहीं जा सकती। उन लोगों ने मेरा ऐसा चेहरा देख लिया तो मेरा कितना मजाक बनाएंगे। गौरी के रोने की आवाज सुनकर परी वहां आती है और जब परी देखती है कि उसकी भाभी का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है तो वो घरेलू नुस्खे से एक लेप बनाती है और अपनी भाभी के चेहरे पर लगा देती है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, इस लेप में किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। आपको बस 1 हफ्ते इस लेप को लगाना है, फिर देखना आपका रंग और रूप पहले से भी ज्यादा उभर कर आएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। गौरी 1 हफ्ते तक उसी लेप को लगाती है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर गौरी का गोरापन और भी ज्यादा निखर कर आ जाता है। ये देखकर गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, अमर जी और परी आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। अपना काला ससुराल देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे ससुराल भी मेरी तरह गोरा और सुंदर हो। मैं कभी भी काले लोगों के साथ बातचीत भी नहीं करती थी और यहाँ मुझे काले लोगों के बीच रहना था। ये सब मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इस तरह की हरकतें की।
बहू, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है और हर इंसान से कोई ना कोई गलती जरूर होती है। वैसे ही तुझसे भी हो गई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भाभी, अब जब मुझे लड़के वाले देखने आएंगे ना, तब तो आप मेरा मेकअप करोगी ना अपनी तरह? खुद से भी कहीं ज्यादा अच्छा मेकअप करूंगी मैं तुम्हारा। लड़के वालों की तुमसे नजर नहीं हटेगी, देख लेना। इस तरह से गोरी बहू का काला ससुराल अपनी गोरी बहू की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है और उसे माफ कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर गोरी भी अपने काले ससुराल को दिल से अपना लेती है और पुरानी सभी गिले शिकवों को भूल जाती है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक छोटा सा आम का बागान था। आम के बागान के सभी आम इतने मीठे और रसीले थे कि लोग खुद को रोक नहीं पाते और उसके बागान से दिन दहाड़े आम की चोरी करके खा जाया करते थे। यह देख रामू बड़ा परेशान होता है और अपनी बीवी से बोलता है, इन गांव वालों का मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा रेखा। अरे अब क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाग्यवान, अब इस गांव वालों ने दिन दहाड़े मेरे आमों की चोरी करनी शुरू कर दी है। इन गांव वालों की वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब मुझे गांव वालों का कुछ करना पड़ेगा। इतना बोलकर रामू अपने आम के बागानों के बाहर कुछ इलेक्ट्रिक वायर और कांच लगा देता है ताकि कोई भी गांव का व्यक्ति बिना उसकी इजाजत के अंदर ना आ सके। ऐसे ही एक रात रामू अपने घर में सो रहा होता है। तभी दो चुड़ैल आम के बागान में घुसती हैं और एक पेड़ में से बहुत सारे आम तोड़कर रेडी पर रख उन्हें जंगल लेकर चली जाती हैं। अगली सुबह जब रामू उठता है और अपने बागान में जाता है तो वो देखता है कि उसके एक पेड़ का आम आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। ये देखकर वो गांव वालों पर चिल्लाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सबके पास भी अपने खुद के आम का बागान है, पर फिर भी तुम मेरे बागान से आम चोरी करते हो। रामू भाई, तुम्हारा कहना सही है, परंतु जब से तुमने अपने आम के बागान के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगवाए हैं और कांटे, तब से गांव का एक भी बंदा तुम्हारे बागान में आम चोरी करने के लिए नहीं गया है। ये बात सुन रामू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। इसीलिए वो गांव वालों से ज्यादा बहस नहीं करता और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने आम के बागान में एक चौकीदार को रखने के लिए सोचता है और इसीलिए वो एक बिरजू नाम के बूढ़े व्यक्ति से बात करता है और उससे बोलता है, देखो बिरजू बाबा, गांव वालों का कहना है कि वो अब मेरे आम की चोरी नहीं करते, परंतु मेरे आम हर रोज चोरी हो रहे हैं। अब तुम्हें मेरे आम के बागान की पूरी रात चौकीदारी करनी होगी। अगर तुम किसी चोर को मेरे बागान के अंदर देखो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। ये पकड़ो फोन। ठीक है मालिक, मैं आपके आमों की चौकीदारी करूंगा, पर आपको मुझे हर रोज एक शराब की बोतल देनी होगी, क्योंकि मैं शराब पीकर ही पूरी रात जाग पाता हूँ। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें वो सब कुछ जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। बस मेरे आमों की पहरेदारी करना अच्छे से। अब रामू वहाँ से चला जाता है और रात को बिरजू अपनी शराब पीकर आम के बागान की चौकीदारी करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई आम तोड़ रहा है। वो बागान के अंदर जाता है और चोर को पकड़ने लगता है। बिरजू बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए जब वो दोनों चुड़ैल को देखता है तो वो अपने डंडे से उन दोनों चुड़ैलों को मारते हुए उनसे बोलता है, अच्छा, तो तुम दोनों हो जो मेरे मालिक के आमों को चोरी कर रही हो। शक्ल देखो अपनी, बिल्कुल चुड़ैल नजर आ रही हो। हम चुड़ैल जैसी दिख नहीं रहे बुड्ढे, बल्कि हम दोनों चुड़ैल ही हैं। और हाँ, हम दोनों हैं जो इस आम के बागान की आम की चोरी करते हैं, और हम इस बागान के आमों को तब तक चुराएंगे जब तक इस आम के बागान का मालिक खुद हमारे सामने नहीं आता। पर बहन, आम के मालिक से पहले अब हमें उसके नौकर को सबक सिखाना होगा। इसने बहुत बड़ी गलती करी है हमें इस डंडे से मार के। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से बिरजू को आम के पेड़ से बांध देती हैं और फिर दोनों चुड़ैल उस पेड़ के आधे से ज्यादा आम को तोड़कर अपनी रेडी पर भरकर ले जाती हैं। जिसके बाद वो उस पेड़ के बचे हुए आम को खाकर आम की गुठलियों से बिरजू को मारती है और तब तक मारती है जब तक कि बिरजू बेहोश न हो जाए। बिरजू जैसे ही बेहोश होता है वो दोनों चुड़ैलें आम की रेडी को खींचती हुई ले जाती हैं
अगली सुबह जब रामू आम के बागान में आता है तो बिरजू को आम के पेड़ से बंधा हुआ पाता है और वो जल्दी से बिरजू को उठाता है और बिरजू से बोलता है, तुम्हारी ये हालत किसने करी? और मुझे बताओ, कौन थे वो चोर जिन्होंने तुम्हें यहाँ बांधा? वो चोर थे या चुड़ैल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बस खुशी इस चीज की है कि मेरी जान बच गई। देखो रामू भैया, मुझे आपके आम के बागानों की अब और पहरेदारी नहीं करनी। अगर मैंने आज रात को भी पहरेदारी करी तो शायद मैं कल का सूरज ना देख पाऊंगा। इस तरह से बिरजू भी वो काम छोड़कर भाग जाता है। अब रामू को समझ नहीं आता कि आखिर कौन है जो उसके आम की चोरी कर रहा है। रामू को अब भी लगता है कि शायद कोई इंसान है जो उसके आम की चोरी कर रहा है और इसलिए वो पहरेदारी के लिए इस बार अपने आम के बागानों में अपने कुछ पालतू कुत्तों को बांध देता है। एक बार फिर से रात होती है और वो दोनों चुड़ैल आम के बागान में घुस रही होती हैं। तभी वहाँ खड़े कुत्ते उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर भौंकने लगते हैं, जिस पर चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से बोलती है, रामू ने हमें पकड़ने के लिए इन कुत्तों को यहाँ बांध दिया है। इस रामू को जो करना है करने दो, क्योंकि इसके आम की चोरी तो होकर ही रहेगी। कल हमने इसके एक पहरेदार को छोड़ दिया, पर आज जो इसने कुत्तों को पहरेदारी करने के लिए यहाँ रखा है, आज हम इन कुत्तों को नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल वहाँ खड़े सभी कुत्तों को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डालती हैं और एक बार फिर से आम के पेड़ों के ऊपर बैठकर कुछ आम खाने लगती हैं और बाकी के आमों को तोड़कर रेडी पर भरकर ले जाती हैं। अब एक चुड़ैल रेडी को चला रही होती है तो दूसरी चुड़ैल रेडी को धक्का मार रही होती है। इस तरह से सुबह हो जाती है और सुबह जब रामू अपने आम के बागान में आता है और वो अपने कुत्तों को मरा हुआ पाता है, जिसके बाद रामू खुद से बोलता है, अब इन आम चुराने वाले चोरों को मुझे खुद पकड़ना होगा। आज रात को मैं खुद अपने आम के बागान की पहरेदारी करूंगा और रंगे हाथ उन चोरों को पकड़ लूंगा। इस तरह रामू अब खुद अपने बागान की पहरेदारी करने के लिए रात होने से पहले ही बागान में चला जाता है और एक आम के पेड़ पर बैठकर चोरों को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि दो भयंकर चुड़ैल उसके बागान में आकर उसके आमों की चोरी कर रही हैं। रामू को बहुत डर लगता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके उन चुड़ैलों के सामने आता है और उन चुड़ैलों से बोलता है, कौन हो तुम दोनों और क्यों मेरे आमों की चोरी कर रही हो? ओह, आखिरकार तू आ गया आज। रामू, हमें कब से तेरा ही इंतजार था। बहुत प्यार है ना तुझे अपने आमों से। इन आमों के लिए तू बेकसूर लोगों को मारता है। आज हम तुझसे तेरे सारे आम ले लेंगे और तुझे मार डालेंगे। तो जानना चाहता है ना तेरे आमों की चोरी कौन करता है? तो देख ले, हम दोनों तेरे आमों की चोरी करते हैं। तू हमें भूल गया है, पर हम तुझे नहीं भूले हैं रामू। हम दोनों सहेलियां पिंकी और रिंकी हैं, जो एक दिन तेरे इस आम के बागान में आकर चोरी से तेरे आम खा रही थी। और इस छोटी सी चोरी की सजा तूने हमें इतनी बड़ी दी कि हमारी मौत हो गई। उस दिन तूने हमारे पीछे अपने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया और हम दोनों सहेलियां उस कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए एक खाई से नीचे कूद गए और हम दोनों की मौत हो गई। पर मैं तो बस तुम दोनों को सबक सिखाना चाहता था। मेरा इरादा तुम दोनों की जान लेना नहीं था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें मेरे जितने आम खाने हैं खा लो, पर मुझे जाने दो। इसलिए अब तुझे भी मरना होगा। हम तो आम की चोरी तो करेंगे ही, पर तुझे मार कर। इतना बोलकर वो दोनों खतरनाक चुड़ैल अपने हाथों को बड़ा करती हैं और एक चुड़ैल रामू की गर्दन पकड़ लेती है और दूसरी चुड़ैल उसके पैरों को और दोनों चुड़ैल उसे खींचकर उसके शरीर के 2 टुकड़े करके उस बागान में ही दफना देती हैं और उस आम के बागान के सारे आमों को चोरी करके वहां से चली जाती हैं और साथ ही अपनी मौत का बदला भी ले लेती हैं।